मुकेश कुमार, बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, हम बायोटेक्नोलॉजी में पिछले लेक्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लांट टिश्यू कल्चर को समझा था हमने। इसमें हम प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है इसको हमने समझा, और सोमेटिक एम्ब्रियो किस तरह से बनाते हैं अपन इसको समझा था हमने। सोमेटिक क्लोन्स क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट कल्चर किस तरह से करते हैं, शूट एपेक्स कल्चर क्या है, आर्टिफिशियल सीड किस तरह से बनाते हैं अपन। तो इनको हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिटेल से समझा था। आज के इस लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी के जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले पोर्शन को और डिटेल से हम समझते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स यूजफुल चेंजेस इन द इनहेरिटेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है। इसका मतलब है यूजफुल चेंजेस, यानी ऐसे यूजफुल चेंज जो इनहेरिटेबल हों। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को हम चेंज करते हैं इसमें, एनी ऑर्गेनिज्म, बाय द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। मैनिपुलेशन ऑफ जीन का मतलब है कि किसी भी जीन या डीएनए को हम इसमें चेंज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से डिज़ायरेबल जीन निकाल करके और उस डिज़ायरेबल जीन को हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हम मैनिपुलेशन ऑफ जीन कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन पर्पज़ यही होता है कि हम किसी भी डिज़ायरेबल जीन को, या जिसको हम वांछित जीन कह सकते हैं, इस जीन को हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से इस जीन को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसको हम काटते हैं वहाँ से, और उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ इसको इंसर्ट करते हैं। डिजायर्ड इफेक्टिव टेक्निक फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आरडीएनए क्या है? आरडीएनए ऐसा डीएनए जो जिसमें किसी दो जीवों के डीएनए को शामिल किया जाता है। तो ऐसे डीएनए को हम आरडीएनए नाम देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो डिजायर्ड इफेक्टिव टेक्निक्स, यानी इसकी जो इफेक्टिव टेक्निक है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए में जो फेरबदल करने की, मैनिपुलेशन करने की जो इफेक्टिव टेक्निक है वो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाज डिस्कवर्ड बाय स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर एट ऑल इन 1973। यानी इस टेक्निक को स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर और साथियों ने 1973 में इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। दे डिमॉन्स्ट्रेटेड द रिकॉम्बिनेंट इन साल्मोनेला एंड ई कोलाई। यानी साल्मोनेला और ई कोलाई जो ऑर्गेनिज्म है, ई कोलाई बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया में हमने जेनेटिक मेकअप को इनके चेंज किया, यानी जो जीन में फेरबदल किया इनके, और इस तरह से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया। इसकी जनरल प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। जनरल प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कौन कौन से इस प्रोसेस में हम स्टेप को शामिल करते हैं। द मेन टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इट्स मेन स्टेप आर फॉलोज। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो मेन टेक्निक है वो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं इनको समझते हैं हम। आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, यानी सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में उस डिज़ायरेबल जीन को हम वहाँ से आइसोलेट करेंगे, क्योंकि इस जीन को हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफ़र करना होता है, इसलिए इसको हम वहाँ से आइसोलेट करते हैं। दूसरा स्टेप है इसमें सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, यानी ऑर्गेनिज्म फर्स्ट की बॉडी से हमने इस डीएनए को बाहर निकाला, और ये जो डीएनए है, इस डीएनए फ्रेगमेंट को हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सेकंड ऑर्गेनिज्म, इसकी बॉडी में इसको हमें डालना है। इसके लिए हमें एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर
यानी ऑर्गेनिज्म फर्स्ट कह सकते हैं हम इसको ऑर्गेनिज्म सेकंड कह सकते हैं। तो यहाँ से हमने जीन को बाहर निकाला है। इस जीन को हम किसी वेक्टर के द्वारा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो दूसरा स्टेप हमारा इसमें आता है सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर को हम सेलेक्ट करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हम प्लाज्मिड को नॉर्मली काम में लेते हैं। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। तो किसी भी बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकाल करके उस प्लाज्मिड में हम डिजायरेबल जीन को डालते हैं। इस तरह से वेक्टर प्लस डिजायर जीन इन दोनों के मिलने से बनता है आरडीएनए। इस आरडीएनए को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हम इस आरडीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोबारा एक बार देखते हैं इसको। ऑर्गेनिज्म फर्स्ट की बॉडी से हमने डिज़ायरेबल जीन को आइडेंटिफाई किया। इस डिज़ायरेबल जीन को हमें दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म में पहुंचाना है। तो इसके लिए हम वेक्टर को काम में लेते हैं। वेक्टर के रूप में हम नॉर्मली प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं। प्लाज्मिड के साथ इस डिज़ायरेबल जीन को जोड़ते हैं जिससे आरडीएनए बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से ये जीन में मैनिपुलेशन हो गया। ये जो ऑर्गेनिज्म सेकंड है इसमें हमने इसके जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम आरडीएनए बनाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रोसेस है इसको अपनाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो स्टेप आता है इसमें इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन क्लोनिंग वेक्टर। यानी ये जो डिजायर्ड जीन है हमारा, डिजायर्ड जीन, इसको इंसर्ट करते हैं किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के साथ और इस तरह से आरडीएनए बनता है। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए इन होस्ट सेल। यानी ये जो आरडीएनए है ये किसी भी जिस सेल के अंदर इसको डालेंगे हम उसको हम नाम देते हैं होस्ट सेल। तो इस होस्ट सेल के अंदर ये आरडीएनए हमारा रेप्लिकेट होता है और इस तरह से इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए इन होस्ट सेल। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्ड जीन एंड इट्स ट्रांसफ़र इनटू अदर ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो क्लोन जीन है जिसमें हमने जीन की क्लोनिंग की है, मल्टीपल कॉपीज़ तैयार की हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आता है एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। यानी ये जो डिजायर्ड जीन है इसका एक्सप्रेशन होता है होस्ट सेल के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो हमने जीन ट्रांसफ़र किया है। ये जीन वहाँ अपना एक्सप्रेशन देता है प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, एंजाइम्स के रूप में और इस तरह से हम डिजायरेबल जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं इसमें कि टू गेट आरडीएनए बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग द फॉलोइंग टूल्स आर रिक्वायर्ड। यानी कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें आरडीएनए बनाने के लिए। तो इसमें आप सबसे पहले देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यानी सबसे पहले हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो डीएनए हम निकाल रहे हैं, डिजायरेबल जीन या डीएनए जिसको कहते हैं हम, इसको हमें काटने के लिए, कट करने के लिए किसी सीजर की आवश्यकता होती है। ये जो सीजर है ये नॉर्मल सीजर हम यहाँ चला नहीं सकते क्योंकि हम एक सेल को नहीं देख सकते। तो उसमें उस जो डीएनए है उस डीएनए को हम नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हम उसको कट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ हम एंजाइम्स के द्वारा इसको डीएनए को काटते हैं, डिजायरेबल डीएनए को। और ये जो एंजाइम हैं इनको हम नाम देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसको हम यहाँ से कट करते हैं और ये जो डीएनए है इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड स्टेप आता है इसमें किसी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो डीएनए हमने यहाँ निकाला है डिजायरेबल डीएनए,
ये जो डीएनए है इसको हम किसी वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, वेक्टर के साथ जोड़ते हैं इसको, तो हमारा जीन, डिजायरेबल जीन और ये जो वेक्टर है, इनके दोनों के मिलने से जो बनेगा उसको हम नाम देते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आप इसमें देख रहे हैं, होस्ट सेल और रिसेप्टर सेल, उसमें इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे आरडीएनए को, और इससे हम डिज़ायरेबल प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आता है फिर इसमें जीन बैंक। तो जीन बैंक जहाँ अपन डिज़ायरेबल जीन्स को रखते हैं तो उसको हम जीन बैंक नाम देते हैं। तो ये कुछ टूल्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में आरडीएनए को बनाने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, यानी जो डिजायर्ड जीन है हमारा, इसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बाद में इसको आइसोलेट करते हैं वहाँ से। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सबसे पहले उस डिज़ायरेबल जीन को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से उसको काट करके और आइसोलेट किया जाता है वहाँ से। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, यानी किसी भी डिजायर्ड जीन को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से आइडेंटिफाई करते हैं और उसको वहाँ से आइसोलेट करते हैं। वर्नर आर्बर एंड हैमिल्टन ओ स्मिथ डिस्कवर्ड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इन 1970। 1970 में वर्नर आर्बर और हैमिल्टन ओ स्मिथ ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर किया था सबसे पहले। तो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को और थोड़ा डिटेल से समझते हैं क्या होते हैं ये। दीज एंजाइम्स आर लाइक मोलिकुलर सीजर, यानी ये जो एंजाइम है अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये मोलिकुलर सीजर की तरह काम करते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए को हम काटेंगे तो काटने के लिए हम वहाँ नॉर्मल कैंची नहीं चला सकते, इसलिए हम एंजाइम्स की सहायता से इसको काटते हैं। और ये जो एंजाइम्स इसको काटने के लिए काम में लेते हैं, इनको हम मोलिकुलर सीजर नाम देते हैं। विच कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट ए स्पेसिफिक साइट, यानी एक स्पेसिफिक साइट से ये डीएनए को कट करते हैं, इसलिए इनको हम मोलिकुलर सीजर नाम देते हैं। These enzymes are naturally found in E. coli, Bacillus, Streptococcus, Thermus aquaticus, etc. यानी ये जो एंजाइम्स हैं ये नेचुरली ई कोली बैक्टीरिया में, बैसिलस में, स्ट्रेप्टोकोकस में, थर्मस एक्वाटिकस में, इन ऑर्गेनिज्म में ये नेचुरली पाए जाते हैं। तो ये जो डीएनए को कट करने की टेक्निक है ये हमने नेचर से सीखी है। तो नेचर से किस तरह से इसको समझेंगे हम, कि जब भी किसी बैक्टीरिया के ऊपर कोई बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस होता है, इस बैक्टीरियोफेज का अटैक होता है, तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपना डीएनए इसके अंदर इंसर्ट करता है। इससे बचने के लिए बैक्टीरिया के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ये एंजाइम इस वायरस के डीएनए को जगह जगह से काट देते हैं, जिससे ये वायरस जो है इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये एक बैक्टीरिया के लिए किसी बैक्टीरियोफेज से बचने का एक नेचुरल तरीका है। तो यहाँ डीएनए को काटा जा रहा है किसी एंजाइम की सहायता से, यहीं से हमने इस टेक्निक को सीखा और हमने भी इस टेक्निक को यूज़ किया, जो कि आज बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक आधार बना हुआ है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बिना हम डीएनए को नहीं काट सकते, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी 3 टाइप के ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस जिसको हम रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट कहते हैं, टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन सेकंड, और टाइप 3 यानी रिस्ट्रिक्शन थर्ड। इसके एग्जांपल हम देख रहे हैं। इको आर1 का मतलब है इस्चरेशिया कोलाई बैक्टीरिया। इनके नोमेनकल्चर को हम आगे डिटेल से देखेंगे, किस तरह से हम, जैसे इसमें आप देख रहे हैं
इसमें जो फर्स्ट लेटर है ई, ये उस बैक्टीरिया के जीनस को रिप्रेजेंट करता है। सी ओ यानी कोलाई, ये इसकी स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आर इसका स्ट्रेन है और इस स्ट्रेन से कौन से क्रम में इसको डिस्कवर किया गया है। तो इस तरह से इनके नोमेनकल्चर को और आगे डिटेल से देखेंगे हम। इसी तरह हिंद, सेकंड, एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आज के लेक्चर में जो हमने सीखा कि किस तरह से हम डिजायरेबल जीन को कट करते हैं। इसको कट करने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर की तरह। तो ये जो तरीका है ये हमने नेचर से सीखा है कि नेचर में बैक्टीरियोफेज किस तरह से बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कोई भी बैक्टीरिया इनएक्टिव करता है, उसको जगह जगह से काट करके। तो आज के लेक्चर में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझा है। इसके और जो स्टेप हैं बाकी, उनको हम और डिटेल से देखेंगे, जिसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये किस तरह से इसको काटता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये एक आधार है, बेस है। इसके बिना हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी डीएनए में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जो भी इसमें आपको समस्याएं आती हैं तो उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।